स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव और आज के इस वीडियो में हम एयू इंटेंस एग्ज़ाम 2021 के बीएससी कोर्स की प्रिपरेशन में केमिस्ट्री का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का पार्ट 1 किया था और पार्ट 1 में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न केमिस्ट्री के समझाए थे। इंटेंस एग्ज़ाम के पहले हमारे द्वारा जितने भी केमिस्ट्री के प्रश्न दिए जाएंगे, फिजिक्स के प्रश्न दिए जाएंगे, मैथमेटिक्स के प्रश्न दिए जाएंगे बीएससी कोर्स के लिए, अगर आप उतना तैयार करते हैं तो 120 क्वेश्चन में ये मान के चलिए 70 क्वेश्चन से ज़्यादा आप हमारे नोट से ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आज का देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सीसा एक है, सीसा आपका एक है, शुद्ध ठोस पदार्थ, अतिशीतित द्रव, जैल, बहुलक। तो आप सभी ने कक्षा 12वीं में जब केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सॉलिड स्टेट, तो उसमें आपको पढ़ाया गया था कि सीसा जो है एक अतिशीतित द्रव पदार्थ, ये आपको वहाँ पर समझाया गया था। क्यों है, कैसे है, ये आप वहाँ पर समझ चुके हैं। तो ये अतिशीतित द्रव पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, यूरेनियम अंततः किस स्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? मतलब यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उसमें से अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलने के तत्पश्चात वो अंत में किस नाभिक में बदलता है या किस समस्थानिक में चेंज होता है? रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम, इनमें से कौन से में वो जाकर अंत में बदलता है? तो ये आपका ऑप्शन होगा सीसा, याद रखिएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिवता से ये क्वेश्चन था। नंबर नेक्स्ट, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि? तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, वायु में उड़ना या वायु में ऊपर उठना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका घनत्व कितना है। यदि उसका घनत्व वायु से कम है तो वो वायु में ऊपर उड़ेगा या वायु में ऊपर जाएगा। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन इस बात से मैच करता है। तो हमारा है वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। गुब्बारा भारहीन हो जाता है, ये भी सही नहीं होगा। हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, जो कि जैसा मैंने बताया उस पर ये खरा उतर रहा है, इसलिए ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है, ये भी गलत। नंबर नेक्स्ट, चौथा प्रश्न हमारे सामने है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। परमाणु का आयतन नाभिक के द्वारा घिरा है, तो परमाणु का कितना भाग नाभिक के द्वारा घिरा है? अब चूंकि इसको मैंने सॉल्व नहीं किया बच्चों, जल्दी में मैं आगे दूसरा क्वेश्चन लिख दिया था, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये होगा 10⁻⁻15 गुणते परमाणु का आयतन, इतना भाग जो है नाभिक के द्वारा घिरा रहता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे सामने 5वां क्वेश्चन आया है, मुख्य, दिगंशी तथा चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्रमशः आपस में संबंधित हैं किस चीज़ से? आकृति आकार विन्यास, या फिर आकार आकृति विन्यास, या फिर आकार विन्यास आकृति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जानने के लिए मैं इन क्वांटम संख्याओं को ही समझ लेता हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के जो है आकृति को, परमाणु के आकार को रिप्रेजेंट करता है। आकार मतलब मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करती है, और परमाणु की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि परमाणु का जो मतलब कि आकार है वो बड़ा है कि छोटा, तो मतलब ये आकार को रिप्रेजेंट करेगा। दिगंशी क्वांटम संख्या उसकी आकृति को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब कि जो मतलब कि कक्षक है, एक्चुअल में ये जो दिगंशी क्वांटम संख्या है ये कक्षक की आकृति को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कक्षक होता है वो आपका गोलाकार है कि डमरू के आकार का है कि द्विडमरू का आकार का है, वो दिगंशी क्वांटम संख्या से निर्धारित होती है। तो ये आकृति को रिप्रेजेंट करेगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या ओरिएंटेशन अर्थात विन्यास को रिप्रेजेंट करता है। तो अब सही जो क्रम बनेगा, आकार, ठीक, आकृति, विन्यास, कहाँ पर ये मिल गया हमको? यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न जो है एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न कंपटीशन में ज़्यादातर देते रहते हैं। अणुभार 90 वाले एक अम्ल में 0.45 ग्राम
20 मिलीलीटर 0.1 KOH द्वारा उदासीन होते हैं। ऐसी स्थिति में उस अम्ल की क्षारकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको अम्ल की क्षारकता का सूत्र बता रहा हूँ। अम्ल की क्षारकता बराबर अम्ल का अणुभार बटा तुल्यांकी भार। तो यहाँ अणुभार तो हमको 90 दिया है, हमें तुल्यांकी भार इन दिए गए चीज़ों से निकालना है। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए 20 ml 0.5 N KOH, N मतलब नॉर्मलता, ठीक है। 20 ml 0.5 मतलब कि वो जो KOH है वो 20 ml है और उसकी नॉर्मलता कितनी है, 0.5 नॉर्मलता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 का अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो ये 10 ml नॉर्मल मतलब KOH हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि अगर 10 ml KOH है तो उसकी नॉर्मलता यहाँ पर 1 हो चुकी है। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर, बस देखते चलिए। अब जो ये चीज़ था वही ये चीज़ है। तो इतना जो हमारा KOH है, ज़रा ध्यान दीजिए, कितने ग्राम अम्ल को मतलब कि क्रिया करेगा या अम्ल को उदासीन करेगा, तो 0.45 ग्राम अम्ल को मतलब उदासीन करेगा। कहने का अर्थ हुआ 10 ml जो नॉर्मल का KOH है वो इतने ग्राम अम्ल को उदासीन कर देगा। तो ध्यान दीजिए, हमने इसमें 100 से और इसमें 100 से गुणा कर दिया, तो ये 1000 मतलब कि हो जाएगा। और ये आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 1000 जो ml है वो आपका N KOH द्वारा मतलब कि 45 ग्राम उसको मतलब कि हम क्या करते हैं, उदासीन करते हैं अम्ल के। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितना मतलब 1000 ml N KOH जो है वो इस अगर इतने को मतलब जितने अम्ल को उदासीन करेगा वो अम्ल के तुल्यांकी भार के बराबर होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो अम्ल का तुल्यांकी भार 45 मिल गया, अतः अम्ल की क्षारकता बराबर अणुभार बटा तुल्यांकी भार। अणुभार 90 था, तुल्यांकी भार 45, तो 90 में 45 से 90 में भाग देंगे 2 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में संबंध है। C इंटू लेमडा इज इक्वल टू न्यू, न्यू इज इक्वल टू 1/λ, न्यू इंटू लेमडा बराबर C, लेमडा इज इक्वल टू C इंटू न्यू। तो ये फार्मूला आप देखिए, C बराबर जो ये आपका लेमडा बराबर होता है, 1 मिनट इसको थोड़ा, न्यू बराबर फार्मूला होता है बच्चों C/λ। ये प्लांक कांस्टेंट में ये फार्मूला आपको देखने को मिलता है, जो प्लांक का फार्मूला होता है, जो विकिरण का सिद्धांत है उसी में देखने को मिलेगा। तो न्यू इज इक्वल टू C/λ, तो लेमडा इधर आएगा तो न्यू इज इंटू लेमडा बराबर C। आपका ऑप्शन नंबर C जो यहाँ पर है वो सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट 8वां प्रश्न अगर देखेंगे, निम्न में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है, यक्स किरणों की, गामा किरणों की, यक्स किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, अल्फा किरणों की। तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा, लेकिन ऐसा क्यों है? तो देखिए ये एक विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, ठीक है, और ये प्रकाश के वेग से भी चलती हैं और इसका कोई मास नहीं होता। तो एक बात ध्यान दीजिए, मास जिस किरण का नहीं होगा और वेग भी जिसका अधिक होगा उसी की भेदन क्षमता अधिक होती है। तो गामा किरणें इन सभी प्रकार की किरणों में जो है सर्वाधिक भेदन क्षमता की है। नंबर 9, एक अणु आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है। तो ये एक फार्मूला है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, 3/2 kT, ठीक है, 3/2 kT याद रखिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट की बात करें, एक फर्मी का मान होता है, तो ये भी आपको याद करने के लिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ फर्मी के लिए देखो ऑप्शन जो दिए गए हैं ये थोड़े से गलत हो चुके हैं, क्योंकि एक फर्मी का मान जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इसलिए यहाँ पर शायद 10⁻⁻15 करने के बाद ये मीटर बोल दिया जाएगा। तो इस वजह से एक फर्मी का मान इतना होता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन थोड़े से गलत लिख दिए गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।